छात्रों में प्रमोद शुक्ला पुनः आप लोगों का चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आज आप लोग अभी तक पढ़े अध्याय 1 में अध्याय 1 भौतिक विज्ञान में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन संयुक्त रूप में। आज आप प्रकाश अपवर्तन के बारे में जानेंगे। विस्तृत जानकारी आप प्रकाश अपवर्तन के बारे में लेंगे और इससे संबंधित नियम और कुछ आंकिक प्रश्नों को भी आपको उदाहरण के तौर पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले प्रकाश अपवर्तन। सबसे पहले आप जानेंगे प्रकाश अपवर्तन है क्या चीज। देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक समान माध्यम में सीधी रेखा में चलती हैं और अपना माध्यम बदल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने सीधे मार्ग में न जाकर के उनका विचलन हो जाता है, मार्ग विचलन हो जाता है। यही घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। इसकी दो स्थितियां होती हैं। जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, और दूसरी स्थिति होती है जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा बनती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की यही घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप देखेंगे, जैसे किरणें पहला माध्यम है वायु से प्रवेश कर रही कांच में, तो अगर इससे हम अभिलंब डाल दें लंब, तो इनको जाना चाहिए सीधे, लेकिन इन किरणों का विचलन हो जाता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आपतन बिंदु को यदि हम P से व्यक्त करें, आप ध्यान दीजिए, पहला माध्यम वायु, जब किरणें वायु से होकर फिर P बिंदु से माध्यम बदल जा रहा है, दूसरा माध्यम कांच हो रहा है, और इस P बिंदु पर जब लंब डालते हैं, ये सीधी किरणें P से आगे की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये सीधी रेखा में ना जाकर के थोड़ा तिरछी हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये पहली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, ये लंब है, ये बिंदु P है। अब माध्यम, पहला माध्यम हो गया सघन, तो इनको तो
निकलना चाहिए बिल्कुल सीधी रेखा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा तिरछी हो जाती है। ये दो स्थितियां बनी। पहली स्थिति में जब पहला माध्यम विरल था, दूसरा माध्यम सघन था, तो ऐसी स्थिति में किरणें क्या हुई, विलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी स्थिति बनी जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वो अविलंब से दूर हट जाती हैं। तो इनको हम इस रूप में कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो किरणें सदैव अविलंब की ओर झुकती जाती हैं। अब इसके विपरीत जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अविलंब से सदैव दूर हटती जाती हैं। ये दो स्थितियां बनती हैं। साधारणतः प्रकाश अपवर्तन को जब परिभाषित करते हैं, तो परिभाषा इसकी बनती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश अपवर्तन के नियम। नियम नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसको कहेंगे हम आपतित किरण। अविलंब अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नियम नंबर 2, किन्हीं दो माध्यमों के लिए
किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए इसको ऊपर कर दे रहे हैं। एक ही प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। अब आप देखेंगे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण किस स्थिति में बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है। ये आपतन कोण है। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। जिनको हम साइन आई साइन आर से भी व्यक्त करते हैं। दूसरे नियम को हम किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी प्रकाश के लिए आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एक नियतांक से व्यक्त करते हैं। और प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है स्नेल का नियम लिखिए, तो स्नेल के नियम में हम प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम को लिख देते हैं। अब हम अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में क्या संबंध है उसको बताने जा रहे हैं।
अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। अब हम एक उदाहरण के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल c होता है, फिर बटे कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल अगर इसको v से बदल दें, g, इसी को लिख सकते हैं ANG इक्वल टू C/VG। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और इसी को कर दिया जाए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो Vg/C। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW। C/VW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष
इक्वल टू VG/VW। इस तरह से हम अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल को इस रूप में लिख सकते हैं, जहां पर c प्रकाश की चाल है। c बराबर प्रकाश की चाल, VW बराबर जल में प्रकाश की चाल। C प्रकाश की चाल, VW जल में प्रकाश की चाल, VG कांच में प्रकाश की चाल। इस तरह से है। और प्रकाश की चाल C इक्वल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस तरह से आज आप थ्योरी, स्नेल का नियम, प्रकाश अपवर्तन, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच संबंध पढ़े। अब इसके अगले भाग में इस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो प्रकाश अपवर्तन इस एकल पाठ में इसके दोनों पार्ट अनिवार्य होगा देखने के लिए, तभी आपको ये पाठ समझ में आएगा। और ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट है कि एसएससी की कंपटीशन परीक्षाओं में इससे 1, 2, 3 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। अतः आप इनके अंकित प्रश्नों में विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला भाग आपको नेक्स्ट डे आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।